आप जो सीक्वेंस में बोल रहा हूं वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 36, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। हाँ जी मैम जल्दी बोलना। हाँ जी मैम जल्दी बोलो। जैसे कि 3 महीने तक जो क्लास चल रही है वो है, और 3 महीने की और क्लास कोई। ठीक है ना, मुझे ठीक है, ओके ओके। हाँ जी बच्चों। ठीक है, तो भाई एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, सर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 36 है। और ये खर्चा कौन सी कंपनी कर रही है? आई एम सॉरी, इट इज ओनली एलिजिबल एसएससी कौन है सर? हो कंपनी। यानी कि अगर एक कंपनी एक्सपेंडिचर करे किस चीज के ऊपर? फैमिली प्लानिंग। और किसके ऊपर? ऑन एम्प्लॉयज। सर मतलब बेटे कंपनियां खर्चा करती होंगी, अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली अपने को उसके अंदर नहीं जाना। नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है आप ये समझिए। जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस होता है जो कंपनी करती है, या तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है या फिर वो कैपिटल नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर के बारे में क्या लिखा हुआ है? 100% अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। तो इसमें क्या नई बात होगी? बिल्कुल ये तो नॉर्मल बात है। कोई भी धंधा और रेवेन्यू होता है तो मिल जाती है डिडक्शन। मुद्दे की बात ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो कंपनी ने 500 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, तो क्या 100% मिल जाएगी? नहीं बच्चे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा। डिडक्शन इज अलाउड इन 5 प्रीवियस ईयर। फिक्स्ड है, सरकार ने बोला हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे ऑन फैमिली प्लानिंग ऑन एम्प्लॉइज तो 5 साल में मिलेगी, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। मतलब अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है 100 रुपए का, और आपने कौन से साल में करा है? मान लो 18-19 में। ठीक है, एग्जाम्पल से। तो 18-19 में पूरा 100 मिल जाएगा? नहीं, कितना मिलेगा? 20। और बाकी 19-20 में 20। फिर उसके बाद और कौन से साल में? 20-21, 21-22, ऐसे 20 एंड। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस डिडक्शन इज अलाउड टू कंपनी इफ दे incur any expense on their employees. There can be two type of expenses: revenue fully allowed, capital allowed in 5 installments starting with the previous year in which it is incurred. नोट कर लीजिएगा एक बार इसको प्लीज। कैपिटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग 100, और रेवेन्यू हाँ लिख दे। 24-25 में मान ले तूने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा 100 का, तो पूरा 100 थोड़ा ना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और रेवेन्यू तो पूरा मिल जाएगा। सो टेक्निकली टोटल डिडक्शन 90 रुपीज में बना सकते हैं एग्जाम में। रेवेन्यू वाला पूरा मिल जाएगा। अवेयरनेस की सरकार के जैसे वो होते हैं ना, अवेयरनेस स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो वो सारे खर्चे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, मशीनरीज है कुछ जिससे प्रिंट हो रहा है, वो है सब। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन एक साथ नहीं मिलेगी। टोटल जैसे 100 रुपए खर्च करे तो 5 साल 20-20 में मिलेगी। कौन से साल से शुरू होगा? जिस भी साल में तूने खर्चा करा है उसमें 20 में जाएगी, आगे के 4 साल में 20-20। क्लियर है बच्चे? इसके आगे का लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। की वजह से लॉस नहीं आ सकता भैया। लॉस नहीं आएगा फैमिली प्लानिंग के खर्चे की वजह से। सर कैपिटल है रेवेन्यू दोनों, यानी कि इस खर्च की वजह से लॉस नहीं आ सकता। ओके, मिल तो ऑब्वियसली हो सकता है, लॉस नहीं आ सकता। और जितना भी रह जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अनएब्सॉर्ब।
लिख लिया? बिल्कुल, अभी मैं समझाऊंगा। अब एक बार आपको एक चीज याद दिलाऊं, कौन कौन से खर्चे थे जिनकी वजह से लॉस नहीं आ सकता? याद करिए। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली। याद करो, सेट ऑफ में आपने यही लिखा हो। ये सारे के सारे खर्चे लॉस नहीं आ सकता। अगर ये माइनस नहीं हुए तो ये क्या हो जाता है? अनएब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? इनफाइनाइट। और ब्रॉड फॉरवर्ड वाले दोनों है। ब्रॉड फॉरवर्ड की क्यों बात कर रहे हो आप? ये करंट ईयर का खर्चा है, इस वजह से लॉस नहीं आ रहा। अगर लॉस नहीं आ रहा तो अगर ये कहीं पे और सेट ऑफ नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइट के लिए हो रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड की बात क्यों करूंगा मैं अभी? तो इसको ये कह सकता है कि सर फिर आप अनएब्सॉर्ब मत लिखो, या मतलब ये लिख दो करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर एक्सपेंस, इनकी वजह से लॉस नहीं आ सकता। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है? अब उसके ऊपर ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करिएगा। चलो मैं एक बार बताता हूँ। व्हाट इज योर पीजीबीपी इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग? तो ये 800 तो पूरी नहीं मिल जाएगी ना। 800 में से डिवाइडेड बाय 5, 160 की मिल सकती है मैक्सिमम। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग 100, ये तो पूरा मिल जाता है। अब आप मुझे बताइए, पीजीबीपी निकालोगे तो क्या आएगा? 2000। पहले कौन सा माइनस करूं बच्चे? वैसे मुझे पहले कौन सा करना चाहिए? रेवेन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो रेवेन्यू पहले करूंगा माइनस, उसके बाद कैपिटल, और ये आ गई मेरी पीजीबीपी। सवाल ये है, दूसरा केस, अगर मेरी पीजीबीपी इनकम सिर्फ 100 रुपए होती तो मैं पहले कौन सा माइनस करता? रेवेन्यू एक्सपेंस। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, ये तो दोनों ही वो हो रहे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक मिनट, क्या इन दोनों की वजह से लॉस आ सकता है? नहीं आ सकता, ये लिखा है ना हमने। तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है ना, ऐसा तो आप मुझे बताइए। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, पहला वाला केस क्लियर है वैसे? रादर मुझे सीक्वेंस बोलना ही नहीं चाहिए था, मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही हो गया। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस लॉस तक नहीं जा सकता, लॉस नहीं जा सकता। ठीक है, जो भी एलिजिबल है वो माइनस करूंगा और लॉस नहीं जाएगा। तो अगर मेरी पीजीबीपी इनकम 100 की होती, मैं कोई भी माइनस कर सकता था। मैंने कैपिटल एक्सपेंसेस कर लिए, कितने माइनस हो गए? वैसे तो 160 है, पर नहीं हो पाएंगे ना, 100 ही हो पाएंगे। ये क्या आ गया बेटा? नील। और बाकी क्या बन गया मेरा? अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वाली बात मेरी सेम वही है आपको जो मैंने ऊपर बता दी। ये वो खर्चे हैं जिनकी वजह से लॉस नहीं आ सकता। हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और अगर देखो अब और स्पेसिफिक बोलूं, सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूंगा? सेट ऑफ का, यानी कि इंटर हेड सेट ऑफ ट्राई करूंगा पहले मैं। अनएब्सॉर्ब हो तो चुका है पीजीबीपी के अंदर, इंटर हेड। और अगर वो भी नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड। किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, जस्ट लाइक पीजीबीपी। वैसे इसका लिखा नहीं हुआ, बट ये वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर किसी हेड पे जा सकते हैं, कहीं पे मिलेगा नहीं आपको लिखा हुआ। तो वहां तक नहीं जाए तो सही। कहिए, क्लियर है? आगे बढ़ू? ये मेरा बच्चा ऑनलाइन भी नहीं आया, कोई कमाल है यार। चलिए, एनीवेज, नोट कर लिया बच्चों ने? आओ जी।
अगली हेडिंग डालेंगे जी सेक्शन 30। 36 तो काफी बड़ा है, अभी आएंगे, पर अभी तो जस्ट मैं ऐसे आपको पॉइंट्स याद करने हैं। आपको याद है पीजीबीपी 28 से शुरू हुआ था, 29 था, फिर उसके बाद 30 अभी तक करा हमने नहीं करा, 31 करा हमने नहीं करा, 32 कर लिया, हाँ से 32 करा। आइए अब हम कौन से सेक्शन करेंगे, 30 एंड 31। भाई 30 क्लियरली बोल रहा है बिल्डिंग के ऊपर आप जो भी खर्चा करते हैं उसकी डिडक्शन आपको किस पे मिल जाती है, सेक्शन 30। मान लो ये बिल्डिंग है, इससे मेरा जो भी खर्चा है, मैं जो भी खर्चा इस बिल्डिंग पे कर रहा हूं उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, कौन से सेक्शन में मिल जाएगी, सेक्शन 30 की। चाहे मैं इसको ऑक्यूपाई करूं एज ओनर, चाहे मैं ऑक्यूपाई करूं एज टेनेंट। ठीक है बच्चे। तो पहले आप समझिए, अगर मैं एज टेनेंट ये ऑक्यूपाई कर रहा हूं तो मेरा क्या क्या खर्चा होगा आपके हिसाब से। कहने से आई वुड हैव टू पे रेंट। ठीक है, तो क्या रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी, रेंट ऑन बिल्डिंग। मान लो रिलायंस है, रिलायंस ने 500 घर ले रखे किराए पे, जहां पे अपने आउटलेट्स बना रखे जियो ने, तो आपको क्या लगेगा, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती होगी, उसको रेंट की बिल्कुल मिल जाती। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 30 के अंदर। टैक्सेस, वैसे अगर आपसे पूछो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो हम लोग पे करते होंगे या लैंडलॉर्ड पे करता होगा। म्युनिसिपल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो हम लोग पे करते हैं, लैंडलॉर्ड पे, लैंडलॉर्ड पे। ठीक है, बट बाय चांस अगर उसने बोला नहीं जी आप पे करो, ठीक है, तो अगर मैंने पे करा, क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी। जो पे करेगा उसी को मिलेगी ना, उसको नहीं मिलेगी। तो समझ रहे। और थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख रहे हो पेड लिखा और 43B लिखा है। भूलिएगा नहीं, पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन टैक्सेस की तभी मिलेगी जब आप उसको पे कर देते। Subject to provisions of 43B, that is deduction allowed on payment basis। सर जी, अगर इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करानी पड़े, अरे सर मैं क्यों कराऊंगा, लेकिन बेटे अगर बोला गया नहीं जी आप ही को करानी है तो इंश्योरेंस भी हो जाएगा। और सर जी अगर रिपेयर हुआ तो रिपेयर का भी। जैसे आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जैसे कोई ना कोई अगर चीज खराब होती है, जैसे आपने देखा यहाँ पे जैसे लॉक लगा, ठीक है, तो ये लॉक जैसे इधर चोरी हो गई थी एक बार, पता है आपको। ठीक है, एसी का जो सारे कॉपर वायर थी वो हटा ली, तो मैंने लैंडलॉर्ड को बताया तो वो आके लॉक लगाएंगे। हम्म, या मेरे को ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस। ठीक है, तो इसको मैं रिपेयर वर्क बोल सकता हूँ, ऐसे कोई ना कोई ऐसे कुछ भी काम होता है, ठीक है, तो वो रिपेयर के अंदर आ रहा है, तो वो टेक्निकली हमें खर्चा करना होता हुआ लैंडलॉर्ड को करना होता होगा, टेनेंट को करना है, तो क्या उसको डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे रिपेयर का भी मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। और अगर मैंने इस बिल्डिंग को एज ओनर ऑक्यूपाई करा होता तो आपको क्या लग रहा है, रेंट की डिडक्शन मिलती। सर अगर आप एज ओनर हो तो आप रेंट किसको देते, देता ही ना। लेकिन यहां पर एक बात लिखवाना चाहता हूं क्योंकि मॉड्यूल में लिखी हुई है, आई मीन दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू जहां मैं पहुंचा था वो, एनी रेंट पेड बाय पार्टनरशिप फर्म any rent paid by firm to its partner, क्या लग रहा है, इज अलाउड एज डिडक्शन या नॉट अलाउड एज, अलाउड एज। मान लो अगर ये जगह बेटे मेरी होती तो क्या मैं फर्म को रेंट चार्ज करता, क्या मैं बोलता चलो छोड़ो कोई बात, क्या लग रहा है आपको। हाँ, ऑब्वियस बात है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप जो भी रिसोर्स दे रहे हो अगर वो यूज हो रहा है तो कुछ तो आप अमाउंट चार्ज करोगे ना उस चीज का। ठीक है, तो ऐसा होता था ना, अगर आपने अकाउंट से भी पढ़ा हुआ था कि पार्टनरशिप फर्म अगर रेंट पे कर रही है, ठीक है, पार्टनर को ही, क्यों, पार्टनर की प्रॉपर्टी है, उधर ही बिजनेस होना है, फर्म ने वहीं पे धंधा कराना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए तो क्या फर्म को डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी। पेपर में जब ये आता है ना प्रोविजन ना देखा हो तो लगे पता नहीं मिलती नहीं मिलती, समझ रहे हो। तो ये वाली लाइन लिख लेना आप। अच्छा, एज ओनर आपके हिसाब से मेरे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, रेंट हो सकता है क्या, रेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट। देन टैक्सेस बिल्कुल हो सकता है, और इंश्योरेंस बिल्कुल हो सकता है। मुझे बताइए कोई दिक्कत, रिपेयर का भी हो सकता, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, आपकी समझ इतना सेक्शन इतना ज्यादा कोई गहरा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लो ड्यू टू एनी, जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है इधर,
ठीक है, और वो मैच जैसे इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, ठीक है, और इंडिया जीत गई, और आप सब बच्चों ने ना एक्साइटमेंट में बेटा पूरा फ्लोर तोड़ दिया बेटा इस चक्कर में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कितने श्योर हो आप? ठीक है, बाकी बच्चे तो अच्छे थे, कुछ नहीं बोला, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मान लो तुमने ये फ्लोर तोड़ दिया, ये क्या लगा है, मार्बल या टाइल? अब एक बार चश्मा पहन के देख। हाँ, टाइल है ब्रो, वो नीचे वाले में था, ठीक है। आपने घर बनाया किसी ने, मतलब देखा है जब काम होता है वो, है? लेबर की बात नहीं कर रहा मैं, वहां तक आप जाना भी मत, कोई काम वो भी खराब करोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, ये टाइल है बच्चे, ये वॉलपेपर नहीं है, नीचे जो लगा हुआ वो सीधे में वो है, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, अगर आपने ये टाइल को तोड़ दिया, तो मैं लैंडलॉर्ड को बोल रहा हूँ कि बच्चों ने ना सारी टाइल्स तोड़ दी हैं। आप मुझे बताइए, क्या मैं उन्हें बोलूँ कि अब आप लगवा दो टाइल? वो कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, वो कहेंगे खुद लगाओ आप। अब आप मुझे बताइए, मुझे टाइल लगवानी पड़ेगी नहीं लगवानी पड़ेगी? और बेटे 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये नॉर्मल रिपेयर है? रिपेयर दो तरीके की होती है, क्या एक होती है करंट रिपेयर, और एक होती है अदर देन करंट, मतलब कैपिटल टाइप ऑफ रिपेयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप मुझे बताइए, एज अ टेनेंट, ध्यान से सुनिएगा, आराम से प्रिसाइसली बोलता हूँ, आपकी रिपेयर अगर छोटी मोटी रिपेयर है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन अगर वो कैपिटल रिपेयर हुई, क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी एज टेनेंट? यही केस मान लीजिए, एड्यू जंक्शन, छोटा मोटा रिपेयर हो रहा है, मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, पर सारा का सारा फ्लोर तोड़ दिया भाई, 10 लाख का खर्चा है, क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी? पहले बताइए, ये रिपेयर करंट है या कैपिटल रिपेयर? कैपिटल। तो अगर मैंने 10 लाख लगाए, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी या ये बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए? पर बिल्डिंग तो मेरी है ही, बिल्डिंग तो लैंडलॉर्ड की है, पर खर्चा तो मैं कर रहा हूं। तो 10 लाख रुपए की बिल्डिंग आ जाएगी मेरी बुक्स के अंदर, इसको बोला जाता है डीम्ड बिल्डिंग। मैं टेनेंट के एंगल से बोल रहा था आपको, देखिएगा आप एक बार ध्यान से सुनिए एक बार, रिपेयर वर्क किसने करा है? टेनेंट ने। रिपेयर या तो करंट हो सकता है या तो अदर देन करंट हो सकता है। करंट हुआ तो कौन से में डिडक्शन मिल जाएगी? 30 में। अदर देन करंट हुआ तो क्या सेक्शन 30 में मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो यहां एक कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड बिल्डिंग। मेरी बुक्स में कितने का बिल्डिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा? 10 लाख रुपए का, और मेरे को इसकी डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन के रूट से डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 30। समझ रहे हो? पहले ये बातें लिखी हुई थी, अब मॉड्यूल में लिखी है नहीं लिखी है, कुछ में लिखी है कुछ में नहीं लिखी। तीन बिल्डिंग का कही ऐसा क्लियर है? ऑनलाइन में समझ आ गया सब बच्चों को? बेटे ऑनलाइन में सब एकदम अच्छे अलर्ट होके बैठ के पढ़ना। मैं जिस भी बच्चे को अगर बोलूंगा कि कैमरा ऑन करो, तो उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है, सारे बच्चे पहले ही बोल रहा हूँ, 10 मिनट बाद अभी अलर्ट होके पढ़ो, ऐसे नहीं है यहाँ पे मैं इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, आप सो रहे हो घर पे, हमें लग रहा है इधर पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ऑफलाइन वालों के लिए भी बेटे ध्यान से पढ़ना प्लीज। हाँ, आपको ये कि आपका दिमाग ऑन है कि नहीं है, हालांकि मुझे पता है हो ही नहीं सकता ऑन। Okay, so yes, sir. हाँ जी, नोट कर लिया बच्चों ने? टेनेंट जब बिल्डिंग, ये तो मेरा खर्चा नहीं है ना? नहीं रहेगी। मैंने अगर खर्चा कर दिया, अब वो बिल्डिंग के ऊपर में को चाहे मैं वो जगह खाली कर दूं, पर मैंने खर्चा करा तो मुझे मिलती, मतलब वो मैं समझ गया तेरा पॉइंट कि ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट का मैं है ही नहीं मेरे पास, और वो है, पर मिल जाएगी। बताइए क्लियर है? और अगर बच्चे ये खर्चा, अगर ये जगह हमारी होती, तो करंट रिपेयर तो मुझे मिल जाता, लेकिन अगर आपने 10 लाख का फ्लोर तोड़ दिया तो
तो मैं 10 लाख रुपए लगाए खुद ही बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग का ब्लॉक है, मैं वो बिल्डिंग में ऐड करूँ, और अल्टीमेटली किसके थ्रू क्या बोलते हैं मेरे को मिलेगा डिडक्शन, सेक्शन 32 के थ्रू। क्लियर है? तो वो लिखने की ऐसी बात ये जो डीम्ड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए, टेनेंट या लैंडलॉर्ड? टेनेंट। नोट कर लिया? कर लो कर लो। सर पता नहीं, आई मीन सर हाँ जी, हाँ दोस्त। मैं कह रहा हूँ एक बार जब जब बताना। क्या हुआ? मैं होऊंगा। हाँ, क्या कह रहे सिद्धार्थ? मैं बोल रहा था अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनर ने करा है तो फिर क्या था, तो कॉस्ट में फिर ऐड वो हो जाएगा बिल्डिंग की उसके। कॉस्ट में ही चला जाता, ब्लॉक में ऐड हो जाता। अच्छा ठीक है। नजर, बताइए क्लियर है? अब आप आगे चलिएगा। सेक्शन 30 कंप्लीट है, अगला सेक्शन क्या है बच्चे? सेक्शन 31। दैट इज किसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं आप? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। एक बात बताओ, आप ये देखते हो, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है फर्नीचर का, आप देखते हो कि जो ये आर्म रेस्ट है ये टूटा होता है। ठीक है, कह सकता हूँ बहुत सारी चेयर टूटी हुई है। ठीक है, कह सकता हूँ कि अच्छे से स्टूडेंट ढंग से नहीं हैंडल कर रहे तो सामान टूटता जा रहा है। हाँ, मैंने नहीं तोड़ी थी। ठीक है, पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वालिटी सही नहीं है या आप हैंडलिंग खराब कर रहे हो? हाँ, क्या लग रहा है? क्वालिटी सही है और हैंडलिंग खराब कर रहे हो। अच्छा, किसी ने बोल दिया तो तू क्या करेगा, मतलब पीछे हट गया मतलब। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो बेसिकली क्या हम लोग का जैसे फर्नीचर पे भी रिपेयर का काम होता होगा, और प्लांट मशीन पे हो सकता है। जैसे मान लो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर प्लांट मशीन है कि नहीं है? प्लांट मशीनरी है, तो इसका रिपेयर, इसकी सर्विसिंग होती है, बिल्कुल होती है। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी? सेक्शन 31 में। आइए, बस इतना ही सेक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। बस वो रिपेयर की बात दोबारा से होगी। रिपेयर दो तरीके के हो सकता है, करंट एंड नॉन करंट। करंट की तो मिल जाएगी 31 में, नॉन करंट में डीम्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। पेपर में नहीं आएगा, पर ये लिखना में बस जरूरी होगा, इतना डिटेल नहीं आता। बिल्डिंग के अंदर तो डीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था, प्लांट मशीन और फर्नीचर में डीम प्लांट मशीनरी डीम करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट मीन्स आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ जी जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। डेटा है बस मेरे पास, अभी डेटा काफी है, डेटा बोलने को है मेरे पास, अभी 30-40% हुआ है, लेकिन ऐसा कोई टेक्निकल ऐसा एकदम से नहीं आया। ठीक ठीक है, सेम ही है। यूनिडायर कनेक्टिंग। हाँ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं बोलूं मैंने किराए पे ले ली तो, समझ रहे हो? तो भी दिखा रहा हूँ एक बार इसमें। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है यार। ठीक है, आइए, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अरे भाई देखते हैं क्या लिखा है बच्चे ये। इंश्योरेंस, रिपेयर और प्लांट मशीन फर्नीचर, रेंट भी हो सकता है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल समझिए, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे जो भी खर्चा आप करते हो उसकी डिडक्शन कौन से सेक्शन मिल जाती है? सेक्शन 31 में। मुद्दे की बात ये है, रिपेयर जो है अगर आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? एज टेनेंट, तो या तो करंट होगी या कैपिटल होगी। करंट होगी तो कौन से सेक्शन मिल जाएगी? 31। कैपिटल होगी तो 31 में मिलेगी नहीं, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है बच्चे, रही बात दूसरी, बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा है। रही बात रिपेयर एज ओनर की, करंट रिपेयर होगी तो मिल जाएगी, और अगर कैपिटल रिपेयर हुई तो भाई तेरे पास तो ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक में डाल दे, ले ले डिडक्शन। दिक्कत सिर्फ किसके लिए आई? टेनेंट के लिए।
टेनेंट को बिल्डिंग में तो हेल्प दे दी सरकार ने, प्लांट में फर्नीचर पे नहीं दी। नोट कर सर लीजिएगा। एक ऊपर का लिखने और दो। सेक्शन 31 भी आपका पूरा कंप्लीट है जी। सर एक बार ऊपर का दिखा दो। हाँ जी। लिख लिया बच्चों ने? ओके, आओ बेटे आओ, आगे बढ़ते। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सेक्शन 35D। क्या ये आपने कभी अकाउंट्स में पढ़ा है? क्या होता है मीनू जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? बेफालतू के एक्सपेंस, छोटे मोटे बेफालतू के एक्सपेंस। कौन कौन से होते हैं बेफालतू के एक्सपेंस? हम्म सोचो सोचो। कोई बात। परमीत जी क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? क्या होता है? मिसलेनियस। बेफालतू को आपने इंग्लिश में बोल दिया। एग्जाम्पल ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस दैट यू इनकर। म्योंगम जी, व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? इफ यू आंसर इट। हम्म डिफरेंशिएट कैसे करेंगे करंट और कैपिटल में? एग्जैक्टली, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोला था आपने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होते थे जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। हाँ जी, एक बार सुनिएगा। सर लीगल फीसेस वगैरह होंगे इसमें? फीस हो गया। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, एमसीए को जो फीस जाती है कंपनी बनने की, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं प्रिलिमिनरी। यानी कि कंपनी का शुरू होने से पहले का जो भी खर्चा है, होता है कुछ ना कुछ होता है सर, 25-30 हजार 400 रुपए लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि उस खर्चे की डिडक्शन मिलती है क्या? ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सिर्फ व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस तभी होता है, या एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग? मतलब आई हैव 5 फैक्ट्रीज में 5 और कर रहा हूँ, जो फैक्ट्रीज है, तो उसके लिए भी कुछ लीगल खर्चा, वो भी प्रिलिमिनरी हो सकता है? प्रिलिमिनरी स्टार्ट से पहले का ही होता है। आंसर इज इट कैन बी अ न्यू कंपनी ऑल्सो, और एन एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग। उसके लिए अगर कोई अप्रूवल्स है, अब हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हो सकता है कि एक न्यू कंपनी का खर्चा हो सकता है एक रनिंग कंपनी का खर्चा हो, पहली बार। ठीक है बच्चे। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल रही है बच्चे? एक बार आराम से देखिएगा, फिर उसके बाद आपको नोट करने का टाइम दूंगा मैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से सेक्शन में है? 35D। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन रेजिडेंट को मिल रही है, नॉन रेजिडेंट को मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट। और रेजिडेंट या तो कंपनी हो सकती है या फिर अदर देन कंपनी। कहने का मतलब है इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ले सकता है। अब ये जो इंडियन कंपनी है,
ठीक है, मैं पहले इंडियन कंपनी की बात कर लेता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ इनके पास डिटेल होगी कि ये हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। मैं छोटी सी बात वैसे यहाँ लिख रहा हूँ, कहने से ये न्यू एंटरप्राइज के लिए होगी। ये तो आपको पता ही है, नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। या फिर दूसरा मैं कह सकता हूं, और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग। ठीक है जी। अच्छा सर, अकाउंट्स में आपको क्या लग रहा है, जैसे अगर हम स्टार्टिंग वाले की बात ही करें, अकाउंट्स में आपको क्या लग रहा है, उसी साल में खर्चा पीएनएल में चला जाता था या धीरे धीरे करके राइट ऑफ होता था? उसी साल में? नहीं, उस साल में तो नहीं जाता था। कितने साल में जाता था मालूम है? 5 साल में बेटा। 5 साल में आपको डिडक्शन मिलती थी, अगर आपको याद है। मतलब ऐसा आपको एकदम याद नहीं होगा, बट अगर मैं बोलूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर 30,000 है, तो हम ये मानते थे 5 साल में है, तो मतलब हर साल का कितना हुआ? 6,000। 6,000 पीएनएल दिखाते थे और बाकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में थे। हाँ, जैसे लॉस होता था उसी तरीके से आप एक साथ पीएनएल में बेच सकते। टैक्स भी यही बोले। टैक्स कह रहे हैं जो भी आपका प्रिलिमिनरी है एक साथ राइट ऑफ नहीं होगा। कैसे राइट ऑफ होगा? 5 साल में होगा। बट मुद्दे की बात अभी ये नहीं है। कंपनी ने कितने रुपए का खर्चा करा? कंपनी ने खर्चा करा 1 लाख रुपए का। ठीक है जी। तो क्या कंपनी को डिडक्शन मिलेगी? नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल एक्सपेंस क्या हो गया? 1 लाख। अब दूसरा लिमिट सरकार ने क्या बोला, कंपनी तुम क्या निकालो? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा मैं बता दूंगा आपको, पर अभी एक बार के लिए लिमिट समझिए। पहली लिमिट क्या है मेरी? एक्चुअल एक्सपेंस। कंपनी से पूछा हाँ भाई तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 1 लाख रुपए। दूसरा उससे पूछा तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, उसका कितना परसेंट लूंगा मैं? 5%। या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। तो आप समझिए पहले ये इसकी इंटरनल इसकी लिमिट है। तो मान के चल लो अगर ये 2 लाख आ गया और ये 3.5 लाख आया, तो मैं क्या ले रहा हूं बच्चे? और इसके नीचे क्या लिखा हुआ? विच एवर इज लो। तो आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? 1 लाख। पर क्या ये 1 लाख एक साथ मिल जाएगी? नहीं। अब आगे लिखा होगा विल बी अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि ये जो 1 लाख इन 5 previous year in which new undertaking is established और extension of existing undertaking complete। अगर ये नई कंपनी है तो जिस भी साल में कंपनी स्टार्ट हुई है उस साल में थोड़ा मिल जाएगा, बाकी 4 साल आगे जाएगा। और अगर आप एक्सटेंशन कर रहे थे तो कौन से साल में मिलेगा? जिसमें एक्सटेंशन कंप्लीट हुआ है 1/5 उस साल में, और आगे का 4/5 आगे के 4 साल। क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर, आप आराम से अभी देखिए। हाँ, अगर तू सोच, अगर ये वाला अमाउंट आ जाता 60,000, एक्चुअल कितना खर्चा करा मैंने? 1 लाख। बट लिमिट नंबर भी क्या आया? 60,000। कितने की मिलेगी रिडक्शन? 60,000 की। एक साथ मिल जाएगी? नहीं। कितने इंस्टॉलमेंट में? 5। इसका मतलब क्या हुआ? 12,000 रुपए पहले साल में, 12,000 जब भी स्टार्ट हुआ, और आगे के 4 साल में। और अगर एक्सटेंशन है तो जिस भी साल में एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है मैंने? स्टार्ट नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिए एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? बहुत ही जनरल लिखा हुआ। अभी क्या बोल रहा हूं मैं? एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल दी एसेट्स। ठीक है, वो आप क्या ले लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और डिटेल जाएगा भी, सुनते जाइएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन एंड बोरोइंग्स। मेरा आपसे सवाल है, आज कंपनी बनी है, प्रैक्टिकली सोचिए, क्वेश्चन डिटेल्ड आएगा। आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, आज क्या डेट है? 22 जुलाई। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड हो या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लू, कौन से दिन का लू? 22 जुलाई का। आज का लू
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन से दिन का लूं? लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच न्यू अंडरटेकिंग स्टार्ट्स, या फिर लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एक्सटेंशन इज कम। ये कहने के बाद लास्ट डे लेना रे। आज जो कंपनियां बनी वो कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से दिन का लेंगी? डेट बताओ। अगर 22 जुलाई 25 है आज, कौन से दिन? 31 मार्च 26। और अगर आज एक्सटेंशन कंप्लीट हुई है तो 31 मार्च 26। जिस भी साल में वो इवेंट हो रहा है उसके आखिरी दिन लेना है ना आपने। बताइए, क्लियर है? अगर मैं आपको समराइज करूं, तो हम लोग किस चीज की डिडक्शन की बात कर रहे हैं? एक्सपेंस का क्या नाम था? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। डिडक्शन मिल जाती है इसकी? मिल जाती है। कौन से सेक्शन में? 35D। स्पेसिफिक है, 30 से 36 वाला चल रहा। कितने सालों में मिलेगी जो भी अमाउंट होगा? 5 साल। कौन से साल से स्टार्ट होगा? इन विच न्यू अंडरटेकिंग इनकॉर्पोरेटेड और व्हेन द एक्सटेंशन इज कंप्लीटेड। सारे अमाउंट की मिलेगी? नहीं। अगर आप कंपनी हो, अच्छा रेजिडेंट को मिलेगी, नॉन रेजिडेंट को मिलेगी? रेजिडेंट। अगर मान लो आप कंपनी हो तो पहला अमाउंट होगा एक्चुअल एक्सपेंस, कंपनी ने करा कितना खर्चा। दूसरा क्या होगा? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। तो वो तो लिमिट नंबर बी के लिए हो गया, और ए और बी विच एवर इज लो। तो वो जब अमाउंट आ जाएगा तो उसको आपने 5 साल से डिवाइड करना, डिडक्शन। यही चल रहा है ना? अगर आप कंपनी ना होते ना, सर और अगर आप इंडिविजुअल होते, हाँ जी, जब कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी अंडरटेकिंग कंप्लीट कर रही है तो फिर पूरा मिल जाएगा एक साथ, या फिर उसको नहीं भी 5 5 साल में, 5 साल। भी 5 साल में? ठीक है। और अदर देन कंपनी में क्या लिख रहा है बच्चे? वो एक्चुअल एक्सपेंस और 5% ऑफ, सर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, बस इतना फर्क है। विच एवर इज लेस इज अलाउड एज रिडक्शन। इट विल बी अलाउड इन 5 previous year in which new undertaking is established or extension is complete। मुझे बताइए, क्या समझ आ गया? अभी आप लिख लेना एक बार। अगर आपको इसकी डिडक्शन लेनी है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। टैक्स ऑडिट होता है, एक सीए का साइन लगेगा, पूरी रिपोर्ट लगेगी। और एक बात बता देता हूं, अगर आपको जिंदगी में टैक्स ऑडिट कराना पड़ गया तो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम आरओआई कौन से दिन की हो जाती है? 31 अक्टूबर। आपने अभी तक रिटर्न डेट कौन सी सुनी हुई थी? 31 जुलाई। लेकिन अगर आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ जाती है तो 31 अक्टूबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इफ यू वांट टू क्लेम डिडक्शन तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट कराओगे तो इसका मतलब रिटर्न डेट क्या हो जाएगी? ठीक है। और आपको टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है 1 महीना पहले, ये रूल होता है। ठीक है। तो क्या लिख रहा है? टैक्स ऑडिट इज नेसेसरी फॉर असेसी अदर देन कंपनी। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, कि कंपनी को ही करवानी और उसको नहीं करानी। आगे सुनिएगा। वैसे ये अदर देन कंपनी था नहीं, एक बार मैं आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कब करनी है? क्योंकि रिपोर्ट होती है कि 1 महीना पहले हमेशा होगा ये पूरे टैक्स के अंदर। और रिटर्न की डेट क्या होती है? 31 अक्टूबर, और 1 महीना पहले रिपोर्ट सबमिट कराई। ठीक है, तो कौन सी डेट हो जाएगी? 30/9 is to be submitted 30 days before the date of filing the ROI, that is 31st October। कही है कोई दिक्कत? अब आप एक बार इसको नोट करना चाहेंगे या सीधा क्वेश्चन देखना चाहेंगे? सीधा क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप? आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं 3 घंटे। नोट तो कर लिया होगा बच्चों ने, कर तो रहे थे तब से। नहीं करा अभी तक? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा। मैं आपको दे दूंगा टाइम, प्लीज डोंट वरी। बट अभी जितना मैंने बोला उसको एक बार थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। क्या कह रहे हो? नहीं, मैं आपको टाइम दे दूँ। इफ यू वांट मैं आपको पहले नोट करने का टाइम दे सकता हूँ।
ठीक है, ये क्वेश्चन दे का दो सर। टाइम मिलेगा। 35D दिख रहा है आपको इसमें? पेज नंबर 270। सारी वीडियोस अपडेट कर दी ना बच्चों मैंने? हो जाएगा वो भी धीरे धीरे। इतना करता हूँ मैं काम, वो बोलते नहीं हो यार। बहुत बहुत मैं 3 साल हूँ बेटे में, रात को 10 बजे जिम जा रहा हूँ आजकल, काम खत्म नहीं होते। जिम में भी बच्चों से ही बात कर रहा होता हूँ। छोड़ो बेटा यार। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी मैंने। एक बार ना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब पढ़ना बच्चे। उसमें ग्रे एरिया में, और कैपिटल एम्प्लॉय पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट होता है हमने जितने पे खरीदा है, बुक वैल्यू नहीं होता। एक्चुअल कॉस्ट होता है जितने पे खरीदा है हमने। लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और कौन से दिन है ये मैटर करता है। सारे आते हैं, एक आइडिया होना चाहिए। आएगा नहीं ऐसा, वैसे कॉस्ट ऑफ सीधा दिया होता है, बट स्टिल। कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ लेना। ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ करंट एसेट्स आ रहे थे क्या? नहीं ना। बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स ही हैं सारे के सारे। लाइबिलिटीज माइनस नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी नहीं है, सारे के सारे बस एसेट्स। ओके, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। देखो बेटे, आप एकदम सॉल्व कर लोगे इसको, मुझे भरोसा है आप पे, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसको पहले, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। पहले मत बोलो, नहीं, आराम से। एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व किया हुआ है, इसके साथ। हो गया? ओके, वेरी गुड। ऐसे आता एग्जाम। मतलब ये ऐसे आ जाएगा, आपके पीएनएल में प्रिलिमिनरी डेबिट हो रखा होगा, और उसमें पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे कि सारा राइट ऑफ कर दिया, तो आपको समझ होनी चाहिए कि 4/5 माइनस नहीं करना था, तो उसको आप ऐड बैक कर दो। समझ रहे पूरे के पूरे क्वेश्चन में, फुल फ्लैश में। प्रिलिमिनरी बहुत ही कम आया, कभी देखा ही नहीं है वैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं हर खर्चे को बोल दूंगा प्रिलिमिनरी है? सरकार ये भी तो बताएगी कि भाई कंपनी तो किसी भी चीज को प्रिलिमिनरी बोले जा रही है, डेफिनेशन भी तो होना चाहिए कि व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो एक बार देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, एक्सपेंसेस क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन। ऐसे थोड़ा ना आप हर खर्चे को प्रिलिमिनरी बोले जा रहे हो। ठीक है, ये ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बट ऐसे पढ़ना है। द फॉलोइंग एक्सपेंस क्वालिफाई फॉर डिडक्शन,
Expenditure incurred in connection with preparing a feasibility report, project report, market survey, engineering service, legal charges for drafting agreement between SSC and other person. और अगर SSC कंपनी है तो ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम आर्टिकल, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के खर्चे कुछ भी हो गए, सच अदर एक्सपेंडिचर एज में बी प्रिस्क्राइब। एक जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक बार जस्ट इसको रीड कर लो, और लिखने की जरूरत तो नहीं लग रही मुझे, पर एक बार देखते हैं, एक बार लिख भी लेंगे अगर शॉर्ट में ना, तो मतलब कोई नुकसान नहीं है। अब मुझे बताओ, पहले वाला लिख लिया था सारा? मैं पहले वाला दिखा दूं पहले, वो नोट कर लो, फिर हम एक्सपेंस क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन भी लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। पहले वाला दिखा देता हूँ। वैसे 35D आपका पूरा का पूरा डन है, बट आप क्या करिए, पहले यार अभी वो फाइल खोलूंगा हट जाएगा, पहले ये लिख लोगे थोड़ा स्पेस देके। एक्सपेंस क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन में ना जस्ट ऐसे सिर्फ ना छोटे छोटे नाम लिख लो, feasibility report, project report, market survey, legal charges for drafting agreement, ड्राफ्टिंग एमओए, एओए, प्रिंटिंग एमओए, एओए, ऐसे करके लिख लो, शॉर्ट में लिख लो बस, ठीक है। जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, ऐसे पेपर में नहीं आएगा ये, बट एक आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट ऑल आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ, एकदम शॉर्ट में जितना समझ आ रहा है, सिर्फ वो वाले वर्ड कॉमा करके लिख लो बस। देख जैसे ऐसे लिख ले, फीजिबिलिटी रिपोर्ट लिख दे नाम, फिर कॉमा लिख के, कॉमा करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, ऐसे करके बस कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख लो बस। एक्सपेंसेस क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, दे क्वालिफाइड। हो सकता है टावर का कैपिटल नहीं, वो फिर टेलीकॉम के और कोई सेक्शन में आ सकता है, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टेक्निकली, मतलब। उसमें जो तू स्टाफ को सैलरी वैलरी जो दे रहा होगा, वो सारे प्रिलिमिनरी एंड डिपेंड करता है दैट्स एक्सटेंशन या कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी तो वो चीज।
कौन सा? नहीं, लिख लिया? चलिए, हो गया ना, लिख लिया ना बच्चों ने? ठीक। क्या लिख रहे थे इसमें? ये वाला हो गया था? अभी लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे अब? लिख लो, लिख लो। जोएब जी पढ़ रहे हैं ना? जोएब जी किधर हैं आप? एक बार जोएब जी नोट्स दिखाओ, एक बार कैमरा ऑन करो और रजिस्टर में दिखाओ आपने क्या नोट करा अभी। शांति है एकदम, बोल ही नहीं रहा। कैमरा ब्लर हो रहा है, ठीक है, फोटो भेज दे एक बार। फोटो भेज दे नोट्स। क्या करना है? बहाने मार रहे हैं सर ये। हम्म तो क्लास समाप्त या अभी कौन सा करवाओगे अभी और? सोच रहा हूँ यार, छोटा सेक्शन कोई दिखेगा तो कराऊंगा, ऐसे और नहीं करा रहा है ये वाला तो। अकाउंट्स करेंगे। एक सेकंड। चलिए बच्चे। अमालगमेशन में होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें? अकाउंट्स में होमवर्क दिया था? अमालगमेशन करा। ओ जी। हम्म 31st। कितने चैप्टर्स कर लिए?
सेट ऑफ वर्ड्स। सैलरी भी वैसे नहीं बढ़ेगी, जीए भी नहीं पता नहीं होगा। आयुषी जी ने कितने कर ली सैलरी? चलो होगा नहीं। सैलरी कर देगा प्रॉब्लम जब तक कुछ पड़ेगा। कैसे सेट ऑफ दूसरा ले ली गाना, दूसरा सेट ऑफ आई वाले से इंटरेस्ट चलेंगे तो प्रोविडेंट फंड वाला सेट ऑफ नहीं है। सर कुछ सेट ऑफ नहीं क्या होता। सर टॉपिक बता दें, सारे चेक करवा लो सारे भाई क्या पूछिएगा बस देख लो क्या बोल रहा है। हो गया। लास्ट की 2 लाइन पढ़ा दो कैप्टन ब्लड वाले। सर ऊपर वाले ने लिखना था क्या? लिखना है ये लिखना है। मेरा कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। मार्केट में बहुत सारे हैं, आपने बहुत आगे तो बता दो। अच्छा बस ये वाला लिख लो बेटे फिर। हो गया बस। हाँ अकाउंट्स कराऊंगा अभी, फ्लो हट गया अभी। ये और कोई छोटा सेक्शन नहीं है, वो बड़ा सेक्शन है अभी। अकाउंट्स कराऊंगा। Also प्रोजेक्ट की बात से बता। हाँ तो जैसे अगर 30 दिसंबर 2025 में अगर खर्चा है उसके लिए रखें तो फिर तक मिल जाएगी ना, ये क्या ऐसा कर 10 लाख तो सिक्स सर नीचे करना। हम्म। हो गया, कर लिया नोट। हाँ नहीं। नहीं है। वो खोया खोया रहता है क्या? शायद से ऑडिट नहीं ले रहा हूँ कह रहा था वो। नहीं पढ़ रहे तो वो कह रहे कर्मा ग्रुप में पर ऑडिट की क्लास है। उसने गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ हो चुकी है अब। वो कह रहा है कि मैं कलेक्शन आ गया उसमें ये चल रहा है। बिल्कुल, इसलिए उसने आगे का सारा ही मिस कर दिया, 6 महीने का। लॉजिक तो बढ़िया लगा है भाई ने, मुझे तो बहुत ही। अब उसका अगर अब वो खुद से डिटरमिन्ड और हार्ड वर्किंग है ना, वो तभी निकाल पाएगा, नहीं तो फंस गया। मतलब बहुत बड़े डेंजर जोन में जा चुके हैं। अगर तो उन्हें खुद में है कि मैं बैठ के सब कर सकता हूँ तो ही निकलेगा, नहीं तो वो उसको स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। कर लिया अर्पित ने, नोट कर लिया, श्रेय ने कर लिया भी। कोई सेक्शन ऐसे छोटा वाला देखता हूँ मैं। कर लिया बच्चों नोट? मेरे बड़े सेक्शन है। सर हाँ एक बार ये आखिरी लाइन दिखा दो। ठीक है, तो इधर तक रखते हैं बच्चे। ठीक है, और हम कितने बजे मिलेंगे? 3:15।
ठीक है, 315 मिलते हैं और अमालगमेशन शुरू करेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सीए वाले बच्चे जो सीए स्टूडेंट्स है 315 आना, ठीक है बच्चों। ओके।